गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस सेशन का है 7वां दिन। जिन्होंने पुराने वीडियोज़ ना देखे हों तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और एक बात और, इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित हो जाती है, बताइए किसमें होगी। इजी क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा किस में संग्रहित हो जाती है दोस्तों, ग्लाइकोजन में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। कारों की ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। द प्रॉपर्टीज ऑफ डैश आर यूज्ड इन द ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कौन से बल का प्रयोग होता है, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स का अपन इधर पर यूज़ करते हैं कारों के ब्रेकिंग पैड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है। अच्छा दोस्तों, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक होता है दोस्तों गतिक घर्षण बल। क्या होता है दोस्तों, गतिक घर्षण बल, डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दोनों टाइप आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, बताइए। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C3H8। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक प्रोपेन का यूज़ भी बता दीजिए, यूज़ कहाँ करते हैं इसका। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो LPG हम गैस यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में ये आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों सेशन को जिसने भी लाइक न करा हो तो एक बार जरूर लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता, बताइए, नहीं किया जाता, आपको नहीं बताना है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों आपको बता दो, यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग हम करते हैं अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच में फ़र्क करने के लिए। ठीक है, और हम फिनोप्थलीन का भी करते हैं, जब हम इससे टेस्ट करते हैं तो फिनोप्थलीन कलर किस में चेंज होता है, गुलाबी पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, और जब हम मिथाइल ऑरेंज से चेंज करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, कलर येलो हो जाएगा, जब भी इससे हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो किससे नहीं करते हैं दोस्तों, ए। ठीक है, एओसिन से हम लोग चेक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता, आपसे क्या पूछा गया है, नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी इजिली कट बाय नाइफ, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पोटेशियम भी काटा जा सकता है, कुछ हद तक लिथियम भी काटा जा सकता है। क्या नहीं काटा जा सकता दोस्तों, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन सी एल्यूमिनियम इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, बताएंगे जल्दी से आप लोग, क्या होगा दोस्तों, 13। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, 26। ठीक है, आपको सारे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका एक इम्पोर्टेंट और बता दीजिए, अयस्क बता दीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है दोस्तों उसका नाम, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट इसका क्या है, अयस्क है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है, बताइए। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है,
NaHCO3, जैसे हम क्या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं इससे उससे कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन और बनता है, टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है, मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है, बताएंगे आप लोग कौन सा हार्मोन है दोस्तों, मेल हार्मोन है। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है दोस्तों, फीमेल हार्मोन है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो उसका कैसा प्रतिबिंब, कैसी इमेज बनेगी, बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों थोड़ा अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अवतल दर्पण होता है, कौन के मिरर होता है, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये इसकी परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोस्तों, ये इसकी मुख्य अक्ष मेन एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, अपना फोकस। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है, फोकस है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट आपकी ये है। ठीक, तो आप सभी जानते हैं जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उससे जो प्रकाश किरण निकलेगी, लाइट निकलेगी, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, फिर दोस्तों एक लाइट रे और निकालेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट से फोकस के। ठीक है, जो लाइट रे फोकस से होकर जाती है दोस्तों, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष मेन एक्स के कैसे निकलेगी, परावर्तक समांतर निकलेगी। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब है, इमेज कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, और क्या बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और समान आकार का, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो सेशन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, डैश उभय धर्मी प्रकृति का होता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। डैश इज एम्फोटेरिक इन नेचर, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताएंगे जल्दी जल्दी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो उभय धर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, वो क्या होते हैं, जो आपके एसिड और बेस दोनों से क्रिया करेंगे, यानी अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उभयधर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये एसिड और बेस दोनों से क्या कर लेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर दीजिए, आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बताइए, इजी क्वेश्चन है। व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, जल्दी जल्दी दीजिए उसका उत्तर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो गतिज ऊर्जा होती है अपनी, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, जहाँ m आपका क्या होता है, द्रव्यमान मास होता है, वेग क्या होती है आपकी, वेलोसिटी वेग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों हम इस सेशन में सारे सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और साथ में न्यूमेरिकल भी हम लोग करते हुए चलेंगे। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आधुनिक आवास सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, बताइए। हाउ आर द एलिमेंट्स अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अपनी आधुनिक आवास सारणी है, वर्ष 1913 में आई थी, किसके द्वारा, हेनरी मोजले के द्वारा। ठीक है, हेनरी मोजले के द्वारा आई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। किस पर आधारित थी दोस्तों, ये परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे
आधारित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है तथा तार के मध्य से करंट का प्रवाह 1 एम्पीयर है। बताइए दोस्तों, सॉल्व करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जहाँ V आपका क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्टेज होता है। ठीक है, विभवांतर होता है। आई आपकी क्या होती है? करंट होती है, धारा होती है। और आर आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? बताइए क्या पूछा गया है आपसे? प्रतिरोध पूछा गया है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। ठीक है, आपको वोल्ट कितना दे रखा है? 2 वोल्ट। ठीक, और आपको करंट कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जो अपनी आधुनिक आवाज सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताइए। बताइए, नेम ऑफ द नोबल गैसेस विच इज प्लेस्ड इन थर्ड पीरियोडिक एंड 18th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बताइए बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पीरियड और 18th ग्रुप में क्या होगा? तो दोस्तों कौन सी गैस होगी? आर्गन गैस होगी। ठीक है, ये आपके क्या है? जो मॉडर्न आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी तीसरी अवधि और 18वें समूह में स्थित गैस है। ठीक है, इसका आप एटॉमिक नंबर बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा दोस्तों? 18। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कितना होगा दोस्तों? 39.9। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी दीजिए। विच परमानेंट टिश्यू मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ये ग्रुप डी के एग्जाम में कम से कम आप ये मान लीजिए 10 से 12 बार आया है ये प्रश्न। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्लेरॉन कायमा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी एकल आवृत्ति, ठीक है, की आवाज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए, व्हाट इज़ द सिंगल फ्रिक्वेंसी साउंड कॉल्ड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी एकल आवृत्ति की आवाज़ होती है उसे क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? हम टोन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी, टोन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन एसिडिक इन नेचर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए इसे। ये आपका ALP CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। चलिए बताइए, सॉल्व करिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁻⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंग को प्रसारित करता है, तो तरंग दैर्घ्य कितना होगा? बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इसको। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो वेग वेलोसिटी होती है क्या होती है? फ्रिक्वेंसी इनटू, ठीक है, वेवलेंथ। ठीक है, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य गुणनफल के बराबर होती है। आपसे इसमें क्या पूछा गया है? तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, वेवलेंथ पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी। ठीक दोस्तों, आपको वेलोसिटी कितनी दे रखी है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कितनी दे रखी है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और दोस्तों आपकी आवृत्ति कितनी दे रखी है? 71 × 10⁴ हर्ट्ज। ठीक, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है 10⁴ से 10⁴ चली जाएगी। ठीक, आपका क्या बचेगा? 3 × 10⁴ अपॉन 71। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अपॉन 71। अब इसका इसमें आप डिवाइड दीजिए।
जल्दी से बताइए डिवाइड देने पे क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों जब आप डिवाइड देंगे तो आपका 422.5, ठीक है, इसका उत्तर होगा। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 422.5 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, बताएं दोस्तों। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल इज अ फॉर्म ऑफ, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, एक शुष्क सेल जो होता है, ड्राई सेल होता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है दोस्तों, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, शुष्क सेल जो ड्राई सेल का, उसका ईएमएफ भी बता दीजिए आप लोग क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोस्तों कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 वाट किसके बराबर होगा दोस्तों, बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो वाट होती है दोस्तों किसकी ऐसा यूनिट होती है दोस्तों, पावर की यूनिट होती है, शक्ति की यूनिट होती है। और पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं वाट जो अपना जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, जूल होती है। और टाइम की दोस्तों क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 जूल पर सेकंड। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।